जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 269 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और हमेशा की तरह इस बार भी मांगा पैनल्स नहीं दिखाए जाएंगे बिकॉज अभी तक ऑफिशियल चैप्टर नहीं आया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद एडिटर्स कमेंट एट अ स्मॉल कैंडी स्टोर ऑन अ स्ट्रीट कॉर्नर। बेसिकली ये उस जगह की बात हो रही है जहाँ इस वक्त मेमे एक ओल्ड लेडी के सामने खड़ी है और मेमे पूछती है हाउ मच, और ये एक फ्लैशबैक था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ माकी यूटा पे चिल्ला रही होती है और फाइनली यहाँ पर यूटा अपनी बॉडी में होता है एंड ही इज अलाइव। मेगुमी बोलता है मेरा दिमाग अभी भी अपनी जगह पर नहीं है, मींस के उसको अभी भी चक्कर आ रहे हैं। बेसिकली मेगुमी के ऊपर से अभी भी गोजो के इन्फिनिट पॉइंट का असर नहीं हटा है। इसके साथ मेगुमी सबको सॉरी बोलता है बिकॉज सुकुना ने उसकी बॉडी लेकर ही तो सबकी बैंड बजाई, इसलिए। आगे यूजी बोलता है अगर किसी को सॉरी बोलनी चाहिए इन सब के लिए तो वो मैं हूँ। कुसाकाबे उसकी बात से इख्तलाफ करते हुए कहता है कि ये गोजो की गलती है कि उसने तुझे पहले नहीं मारा। जब यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई थी तो सब लोग इस फैसले के हक में थे कि यूजी को मार देना चाहिए गोजो और प्रिंसिपल याका को निकाल कर। और इवन के यूजी के ऊपर जो टीम बिठाई थी फैसला करने के लिए कि वो जिंदा रहेगा या नहीं, उसमें से एक कुसाकाबे भी था, लेकिन कुसाकाबे ने इस बहस में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे कुसाकाबे बोलता है कि तुम बच्चे हो तो बच्चों की तरह एक्ट करो, बड़ों की तरह एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे यूटा बताता है कि वो जिंदा कैसे बचा। इन शॉर्ट यूटा को रीका ने बचाया है। यूटा जब गोजो की बॉडी के अंदर आया था तब उसके साथ रीका नहीं थी, तो यूटा को लगा कि रीका का और उसका कनेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। रीका उस टाइम यूटा की बॉडी को रिवर्स कस टेक्निक की हेल्प से हील कर रही थी ताकि यूटा वापस से अपनी बॉडी में आ सके। एंड विद द हेल्प ऑफ रीका यूटा सेव्ड नाउ। यूटा और सुकुना की बैटल में गोटा और सुकुना का जब डोमेन क्लैश हुआ था तब यूटा एकदम से गिर गया था क्योंकि कंजाकू की टेक्निक बर्न आउट हो गई थी, लेकिन जब उसको होश आया तब उसने वापस से अपना ब्रेन अपनी बॉडी में डाल लिया था। इसका मतलब ये है कि कंजाकू की टेक्निक हमेशा एक्टिवेट रहेगी और इस वक्त यूटा के सर पर स्टिचेस लगे हुए हैं जो बहुत वियर्ड लग रहे हैं। चैप्टर 261 के अंदर मेमे ने हमें 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी कंजाकू की कर्स टेक्निक को लेकर। उनमें से एक सही साबित हो गई है कि कंजाकू की टेक्निक एक बार एक्टिवेट हो जाए तो वो हमेशा एक्टिवेट ही रहेगी। मेमे आगे बोलती है कि हमने थोड़ी मिस कैलकुलेशन कर दी। अब ये उन 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है अबाउट कंजाकू टेक्निक बर्न आउट। कंजाकू 1000 साल से ये टेक्निक यूज कर रहा है लेकिन उसने आज तक कभी बर्न आउट फील नहीं किया क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है अपनी टेक्निक के अंदर। और यूटा ने इस चीज की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। यूटा ने पहले कंजाकू को मारा, फिर उसकी कर्स स्पिरिट्स को मारा, फिर सुकुना से लड़ने आया, उसके बाद गोजो की बॉडी लेकर दोबारा फाइट करने आया। लेकिन माकी अभी भी बोल रही है कि अगर यूटा तू थोड़ा और पुश कर लेता तो हम सुकुना को पहले ही हरा देते। अरे माकी दीदी आर यू सीरियस? अब हमारे सोर्सरर्स फेल्ड प्लान के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने प्लान किया था लेकिन वो यूज नहीं कर पाए। माकी बोलती है कि मुझे अटैक करना चाहिए था कंजाकू के ऊपर और हमें हिगुरुमा को वो टेप देनी चाहिए थी जिसके अंदर इनुमाकी की कर्स स्पीच रिकॉर्ड थी स्टॉप वाली। बेसिकली माकी बोल रही है कि मैं मारती कंजाकू को और सेम टाइम पे हिगुरुमा अपनी एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड से मार देता सुकुना को। इसके जवाब में तोदो बोलता है माकी दीदी आप गलत हो क्योंकि मेरी बोगी वोगी टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम नहीं करती क्योंकि तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं। इस बात से हमें ये पता चला कि चैप्टर 243 के अंदर जब यूटा ने कंजाकू को मारा था तो हम सबके माइंड में था कि यूटा अपनी एब्सेंस को इतने अच्छे तरीके से कैसे हाइड कर पाया और कंजाकू के इतना नजदीक कैसे पहुंचा। और इवन कि कंजाकू भी कहता है कि यूटा की इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी मुझे कैसे फील नहीं हुई। तो उस टाइम तोतो ने ही यूटा को स्विच किया था विद द हेल्प ऑफ हिज बोगी वोगी टेक्निक। और इन सब चीजों के बावजूद भी यूटा इज अ परफेक्ट कैंडिडेट ऑफ डिफीटिंग कंजाकू बिकॉज कंजाकू के मरने के बाद उसके अंदर से जो कर्स स्पिरिट बाहर आई थी उनको माकी हरा नहीं सकती थी। हम माना कि माकी बहुत पावरफुल है लेकिन वो एक साथ इतनी सारी कर्स स्पिरिट्स को नहीं हरा सकती थी। यूटा के पास तो रीका है जो क्वीन ऑफ कर्सिस है, उसको ये टाइटल किसी वजह से ही मिला है। इवन के पांडा भी माकी को गलत बोलता है। वो बोलता है कि उस टाइम सुकुना के सामने इनुमाकी की कर्स टेक्निक भी कुछ नहीं कर पाती बिकॉज सुकुना उस टाइम बहुत हेल्दी था। और आगे हिगुरुमा बोलता है और हाँ ये इतना पिलने के बाद भी जिंदा है और कैसे है ये किसी को नहीं पता। अब इस मूवमेंट पे गोजो भी जिंदा हो जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी क्योंकि भाई सभी सोर्सर जिंदा हैं। नोबारा भी सीजन 2 में मरी थी, वो भी वापस आ गई है, तो बस अब गोजो का वापस आना ही रह गया है। हिगुरुमा बोलता है सुकुना बस मेरे साथ खेल रहा था, अगर वो चाहता तो वो मुझे 1 सेकंड में मार देता। हिगुरुमा आगे बोलता है कि इनुमाकी की स्पीच यूज करने वाला आइडिया उसका ही था। यूटा उसको अपने डोमेन के अंदर यूज करे जब वो गोजो की बॉडी के अंदर हो, क्योंकि हिगुरुमा इस स्पीच को अपने डोमेन के अंदर यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसका डोमेन नॉन लीथर डोमेन है। आगे कुसाकाबे बोलता है भाई ये बहुत बड़ी बात है कि तुझे अभी सोर्सर्स बने सिर्फ 2 महीने हुए हैं और तू सुकुना से लड़ने के बाद भी अभी जिंदा खड़ा है। और यहाँ
पे दो कैरेक्टर्स और दिखाए गए हैं, ये मिगेल और इसका पार्टनर है, ये भी जिंदा है। माकी बोलती है अगर ये लोग शुरू से हमारे साथ होते तो मे भी कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता। यूजी हमें आगे बताता है कि उसका हाथ जो चेंज लग रहा था वो एक कर्स टूल से ढका हुआ है जो उसे यूटा ने दिया था। यूजी इस कर्स टूल का यूज इसलिए कर रहा था ताकि उसकी दो उंगलियां सुकूना से छुपी रहें और सुकूना को एंड मोमेंट तक यही लगता रहे कि उसकी लास्ट फिंगर रीका ने खाई है। माकी बोलती है कि तू इस हाथ को अपने ग्लव से भी छुपा सकता था, तो यूटा को इतना फ्रेज करने की जरूरत नहीं है। हकारी बोलता है जब से गोजो मरा था तब से हम सुकूना पे लगातार अटैक ही कर रहे थे। दोदो बोलता है कि कुछ चीजों के अंदर मेरी भी गलती है, जैसे मैं मेमे के साथ मिलकर काम तो कर रहा था लेकिन जब सुकूना ने अपना डोमेन एक्टिवेट किया था मैं अपने ब्रदर यूजी और चोसो को नहीं बचा पाया। किरारा जो हकारी के साथ रहता है वो बोलता है कि तू उन्हें नहीं बचा पाया बिकॉज तेरी रेंज उतनी नहीं थी। दोदो बोलता है ऐसा नहीं है, रेंज का इशू नहीं था, इशू था सुकूना की कर्स्ट एनर्जी। दोदो बताता है कि वहां पर सुकूना की कर्स्ट एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि उसकी वजह से कुतोदो को किसी और की कर्स्ट एनर्जी फील नहीं हो रही थी। इनो बोलता है मैं भी उस सब के बीच में था लेकिन लकीली मुझे उई उई ने रेस्क्यू कर लिया था। इनो बोलता है कि मुझे चोसो को बचा लेना चाहिए था, जिसके जवाब में यूजी बोलता है अगर तू चोसो को बचा लेता तो मैं मर जाता। माकी बोलती है मैं यूटा को ब्लेम नहीं कर रही लेकिन मुझे 2 ब्लैक फ्लैश लगे थे, पर छोड़ो। यूटा बोलता है तो इसमें मेरी क्या गलती। मीवा बोलती है मैं तो डरी हुई थी इसलिए मैं फाइट में गई ही नहीं। कुसाकाबे बोलता है मैंने ही तुझे मना किया था फाइट में आने के लिए। मोमो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। आगे हकारी बोलता है कि मुझे सुकुना से लड़ना था पर उरामे भी काफी स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। आगे नोबारा बोलती है मैं तो सो रही थी, एकदम से उठी तो मैं भी फाइट में आ गई। जहाँ पर सब सॉर्सरर्स रिग्रेट कर रहे हैं वहाँ पर उई बोलता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपना बेस्ट दिया है और इस बैटल का एमवीपी भी मैं ही हूँ। किरारा बोलती है कि तू मुझे बैटलफील्ड के अंदर छोड़ आया था। इसके जवाब में उई बोलता है तू बहुत भारी है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन थ्रो की गई है अबाउट सिंपल डोमेन। बेसिकली हमें यह बताया गया है जो ओरिजिनल क्रिएटर था सिंपल डोमेन का उसने ये टेक्निक सब तक अवेलेबल नहीं की। बेसिकली किसी ने भी सिंपल डोमेन यूज करना होगा तो उसको बाइंडिंग वॉव क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेड ऑफ न्यू शैडो स्टाइल। इसका मतलब सिंपल डोमेन के हेड के साथ बाइंडिंग वॉव बनाना होगा। और ऐसे रूमर्स हैं जो हेड होता है इस टेक्निक का वो अपने स्टूडेंट्स की थोड़ी थोड़ी लाइफ लेता रहता है ताकि वो खुद हमेशा जिंदा रह सके। और यहाँ पर कुसाकाबे रिवील करता है कि वो अब न्यू हेड है सिंपल डोमेन टेक्निक का। और अब कोई चक्कर नहीं है ये बाइंडिंग वाव वाला और किसी भी स्टूडेंट की लाइफ कम नहीं होगी और हर कोई सिंपल डोमेन का यूज कर पाएगा। मैं चाहती थी कि नेक्स्ट हेड उई बने सिंपल डोमेन का ताकि वो स्टूडेंट से पैसे चार्ज कर सके इस टेक्निक को यूज करने के। अब ये सब हो रहा था प्रेजेंट के अंदर। तुम्हें याद होगा चैप्टर के स्टार्ट में मेमे एक कैंडी शॉप के बाहर खड़ी थी। हमें उस सीन पे वापस से लाया जाता है। मेमे उस ओल्ड वुमेन को बोलती है कि मैं तेरी जिंदगी लेने वाली हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेमे जिसके सामने खड़ी है वही सिंपल डोमेन टेक्निक की हेड है और ये फ्लैशबैक है। मेमे इसको मार देती है तभी प्रेजेंट में कुसाकाबे न्यू हेड बना है। ओल्ड वुमेन पूछती है कि मेमे को कैसे पता चला कि वही सिंपल डोमेन की हेड है और इस जगह के बारे में उसे कैसे पता चला। इसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती हैं जिससे ओल्ड वुमेन अंदाजा लगा लेती है कि इसको टेनगन ने बताया है मेरे बारे में। इनके बीच में फिर सिंपल डोमेन की बातें होती हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। और एंड में मेमे बोलती है इन सब चीजों के बीच में ज़ेनिन क्लैन खत्म हो चुका है, बस मेगोमी और माकी ही बचे हैं और कामो और गोजो क्लैन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। गोजो के पेरेंट्स अलाइव हैं लेकिन वो सोर्सर्स नहीं है। आगे हमें बताया जाता है कि जापान में ही क्यों ये कर्स्ड वाला रोला है। बिकॉज टेनगन ने बैरियर पूरे जापान के ऊपर बनाए हुए हैं तो कर्स्ड स्पिरिट्स इससे बाहर नहीं जाती और ये सारा का सारा मामला जापान के अंदर ही रहता है। अगर कभी टेनगन को कुछ हो जाता है तो कर्स्ड एनर्जी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएंगी। और एंड में मेमे ने जो 3 बिग फैमिलीज के बारे में बात की थी वो इससे रिलेटेड हो सकती है कि अब कौन इनकी जगह लेगा, कोई न्यू क्लैन आएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मे भी हो सकता है कर्स्ड एनर्जी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए और उसके बाद और सोर्सरर्स आए जो इन क्लैंस की जगह लें, क्योंकि ये कर्स्ड एनर्जी वाला रोला तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और नरेटर ने भी एंड में आधा अधूरा कमेंट के साथ बात छोड़ दी है। द प्राइस फॉर दैट इज देयर लाइफ, 2 चैप्टर लेफ्ट अंटिल कंप्लीटेशन। ये चैप्टर यहीं तक था लेकिन इस चैप्टर में एक ऐसी बात हुई है जिससे हमें लग रहा है कि गोजो में भी वापस आ सकता है। मेमे जब सिंपल डोमेन के बारे में बात कर रही होती है तब हमें वॉल क्लॉक दिखाई गई है। इसमें 2:21 हो रहे हैं, मीन्स के 2:1। और अगर चैप्टर 2:1 को देखा जाए तो उसके अंदर गोजो प्रिजन रैम से आजाद हुआ था। तो गोजो फैंस कह रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है कि गोजो वापस आ जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। और अगर तुम एनिमे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।